तो स्वागत है दोस्तों आपका एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर। अ, ये प्लेलिस्ट का जो दूसरा वीडियो है, इसके पहले पीपीएल फार्मा पे एक वीडियो आ चुका है प्लेलिस्ट में। आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको पीपीएल फार्मा के बारे में कोई भी डिटेल जानना है तो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडिया के बारे में। पूरा जो प्लेलिस्ट है वो NSE 500 स्टॉक का है। इसमें सारे स्टॉक को कवर करने का कोशिश किया जाएगा। तो अब पूरा स्टॉक जो भी निफ्टी 500 का स्टॉक है उसके ऊपर रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप उस इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। सारा लेटेस्ट फाइनेंशियल और लेटेस्ट टेक्निकल के ऊपर बना हुआ है। ये जून 2024 का वीडियो है, तो आपको लेटेस्ट ही अभी का जो ट्रेंड है, अभी का जो फाइनेंशियल है उसके ऊपर मिलेगा। तो आइडिया आइडिया जो है, सबसे पहले इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं। टेक्निकल तो 2 मिनट का काम है, 2-3 मिनट में आपका टेक्निकल निपट जाएगा। तो 2-3 मिनट में हम आपका फाइनेंशियल देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे एक एक स्टॉक पे। 2 से 5 मिनट के अंदर में स्टॉक को निपटाएंगे, एक अच्छा एंट्री पॉइंट बता के, या फिर करना भी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, फर्स्ट फाइनेंशियल आप ध्यान से सुन सकते हैं, पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। फाइनेंशियल जो है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो हम फाइनेंशियल स्टॉक का रीड किए हैं उसके हिसाब से स्टॉक जो है वो अभी बाई के पोजीशन में नहीं है। वो क्यों है वो हम टेक्निकल पे आपको बता देंगे। लेकिन हम जहाँ से फाइनेंशियल देखे हैं उस हिसाब से, अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं स्टॉक में, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जा रहे हैं तब तो बात अलग है, उसके हिसाब से आपको टेक्निकल पे ज़्यादा रिलाई करना है। लेकिन अगर आप बाई चांस स्विंग के लिए गए और पोजीशन में क्रिएट हो गया, लॉन्ग टर्म होल्डिंग या शॉर्ट टर्म होल्डिंग में क्रिएट हो गया, आपको कुछ दिन होल्ड करके बैठना पड़ा, तब फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए फाइनेंशियल के हिसाब से इसमें होल्ड या फिर बाइंग की तरफ अभी नहीं जाना है, क्योंकि ये एक हो सकता है छोटा मोटा मूवमेंट हो, छोटा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल उतना मजबूत नहीं है कंपनी का। फाइनेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। फाइनेंशियल के हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो -2.34 है। इसका मतलब है जो डेट है वो बहुत हाई लेवल पे है इक्विटी के मुकाबले, मतलब बैलेंस नहीं है डेट इन इक्विटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी जो है वो कंपनी का बिगड़ा हुआ है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी का ओवरऑल जो 5 ईयर्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव के साइड में ही है। अगर स्टॉक का क्वालिटी का बात किया जाए तो ये भी बिलो एवरेज है। इसके पहले जो पीपीएल फार्मा था वो भी बिलो एवरेज ही था। लेकिन और भी चीज़ है, क्वालिटी तो बिलो एवरेज है लेकिन और चीज़ भी काम करता है संग में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन पीपीएल फार्मा का अच्छा था, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो भी रिस्की है। वैल्यूएशन भी बहुत खतरनाक है, मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है या फिर जो वैल्यू कंपनी का है वो उसके फेवर में नहीं है। वो कुछ अलग ही इंडिकेशन दे रहा है, प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से दोनों इनडायरेक्ट काम कर रहा है। डिफरेंस है दोनों में। जो फाइनेंशियल ट्रेंड है क्वार्टरली का अगर बात किया जाए, देखिए ईयरली का तो नहीं, जो भी प्राइस मूवमेंट है वो क्वार्टरली पे ही होता है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड जो क्वार्टरली का है वो ओवरऑल सारा फाइनेंशियल को अगर कंपेयर किया जाए एक दूसरे से तो वो एक पॉजिटिव साइन में ही है। मतलब ना ज़्यादा खराब है ना ज़्यादा अच्छा है, एक मीडियम मीडियम रेंज में है, तो फ्लैट रेंज में बोल सकते हैं। टेक्निकल के हिसाब से करेंटली ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। वीकली में आप देख ही सकते हैं, मंथली में भी देख सकते हैं, 2 मंथ से। तो टेक्निकल के हिसाब से भी ठीक चल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, एवरेज प्राइस से बहुत दूर है, तो हो सकता है कि एवरेज प्राइस के पास आए तब आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके मुकाबले इसके सेक्टर में क्या कोई और स्टॉक है जो अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट जिसमें हो सकता है? तो हाँ, भारती एयरटेल जो स्टॉक है वो इससे अच्छा स्टॉक है। उसमें आप इसके मुकाबले उसमें अगर आप बनाते हैं लेवल तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद से क्वालिटी तो बता दी है कि क्वालिटी उतना कोई अच्छा नहीं है स्टॉक का। उसके बाद से अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए तो 1 मंथ का देख लेते हैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। तो अगर सेक्टर का बात किया जाए तो सेक्टर जैसे 7.54% इंक्रीज हुआ है। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो 7.45% इंक्रीज हुआ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का जो इंक्रीज होने का जो परसेंटेज है वो 23.11%। मतलब कि ये अपने सेक्टर के मुकाबले
ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करके दिया है लास्ट एक महीना में। लेकिन उसका रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक है, अगर ये ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं तो ये जो स्टॉक है वो हाई बीटा स्टॉक है, 1.64 बीटा। मतलब कि ये अपने सेक्टर से, अपने इंडेक्स से ज़्यादा ज़्यादा उछाल मारता है। मतलब अगर सेक्टर 1% ऊपर जाएगा तो ये 1.6% ऊपर जाएगा। तो अगर इंडेक्स 7.5% ऊपर गया है तो वो उससे ज़्यादा मूवमेंट दिखाएगा। वही बात है, वैसे ही काम करता है। तो ये अपने इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा भागता है, हाई बीटा है, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेड में जाते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एक स्विंग मिला, आपका टारगेट हिट हुआ, आप निकल गए, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। और बाकी अगर प्रोमोटर होल्डिंग का ये सब का बात किया जाए, देखिए फाइनेंशियल में ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ओवरऑल फेयर में है फाइनेंशियल में। और अगर जैसे ही थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो मेजोरिटी प्रोमोटर होल्डिंग का ही है। म्यूचुअल फंड में भी 4-5% म्यूचुअल फंड वाला लोग भी इसमें होल्ड करके बैठा है। एफआईआई का 12.3% का होल्डिंग है। इंडिविजुअल रिटेलर जो है वो 15.25 का होल्डिंग लेके बैठे हैं। और जो डीआईआई है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजर जो है वो 23% होल्डिंग लेके बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रोमोटर और एक एक दो प्लेयर के हाथ में ही ज़्यादा करके इसका कमांड है। और उसके बाद रिटेलर भी इसमें ज़्यादा है, रिटेलर एफआईआई से भी ज़्यादा है, मतलब मान के चलिए, रिटेलर मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वो ये हो गया। और ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है फाइनेंशियल में, मतलब फाइनेंशियल में क्वार्टरली में ठीक रिजल्ट लिया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हाईली रिस्की है। ये हो गया अभी तक का फाइनेंशियल। अब सीधा हम चलते हैं मंथली टेक्निकल पे देखेंगे। मंथली टेक्निकल पे बॉलिंजर बैंड हाइड कर देते हैं। मंथली पे हमें दिख रहा है कि आरएसआई जो है वॉल्यूम से ऊपर है, बैकग्राउंड ग्रीन है, तो यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है स्टॉक में इस रेंज में। उसके बाद से हम देख लेते हैं कि इसमें टारगेट क्या क्या हो सकता है। तो पहला टारगेट 17.36 का है। यहाँ पे अगर वो सपोर्ट लेते रहता है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी वाइज बाई ले सकते हैं। आप मान के चलिए 1000 क्वांटिटी यहाँ ले लिए, 1000 क्वांटिटी यहाँ, 1000 यहाँ, तो ओवरऑल एवरेजिंग में आपका अच्छा हो जाएगा। तो आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ हाईली रिस्की है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होगा, यहाँ पे और भी अच्छा रिस्क, मतलब कम रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ये एक लेवल है। वो अपने पुराने लेवल की तरफ अगर जाएगा तो वो यहीं पे रेजिस्टेंस ढूंढेगा। तो यहाँ से अगर निकल जाएगा तो वो इसका अगला टारगेट 41 या फिर मान के चले 38 के आसपास होगा। और यहाँ पे 71 नहीं तो 68-69 के आसपास होगा रजिस्टर। तो आप एवरेजिंग में यहाँ पे बाई कर सकते हैं 1000 क्वांटिटी। या फिर अगर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे 25% क्वांटिटी बाई कर लीजिए। जैसे आपको 1000 क्वांटिटी करना है इस लेवल पे बाई, तो आप 25% 1000 क्वांटिटी का 250 क्वांटिटी ये ब्रेकआउट पे ही बाई ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एक नया कैंडल क्रिएट होने लगता है, वीकली पे देख लेते हैं। वीकली में जैसे देखिए यहाँ पे एक नया कैंडल क्रिएट होने लग रहा है वीकली में, जैसे ही, तो जैसे ही यहाँ एक नया कैंडल क्रिएट हो रहा है, आप डेली बेसिस पे जाके प्राइस को एवरेजिंग में बाई करके 250 क्वांटिटी कर लीजिए। फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा लोग प्रॉफिट बुक करेगा, रिटेस्ट पे आएगा, वहाँ पे 250 क्वांटिटी खरीद लीजिए। और फिर जब वहाँ से ऊपर निकलने लगे और पिछले जो भी दो कैंडल का हाई, जो आपका दो कैंडल बाइंग कैंडल है, उस दोनों कैंडल का जैसे ही वो हाई ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे लेवल बनाने लगे, वहाँ 250 क्वांटिटी बाई कर लीजिए। ऐसे करके 4 फेज में आप 1000 क्वांटिटी यहाँ बाई कीजिए। तो ओवरऑल यहाँ भी आपका एवरेजिंग हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ भी कीजिए इस लेवल पे, और वही चीज़ इस लेवल पे भी कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप इस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है तो आप इस लेवल पे बाई करके उस लेवल पे दूसरे लेवल पे सेल भी कर सकते हैं। आपका आप अपना अपना प्रेफरेंस है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे बैठे हुए हैं तब आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म होल्डिंग में तो आपका टारगेट जो भी है उसको भी आप लगा के निकल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो वीकली में, डेली में भी तो अच्छा मूवमेंट चल रहा है, मोमेंटम में था ये। लेकिन लास्ट डे जो था वीक का, उसमें अच्छा गिरावट आया हुआ है इसमें। तो आपको नेक्स्ट वीक में पहला 1-2 दिन आपको देखना होगा कि क्या इसमें होता है, क्या वो रिटेस्ट के लिए नीचे जाता है या फिर यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ पोजीशन क्रिएट होता है। अगर ऊपर होता है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, अगर नीचे निकलता है तो ये रिटेस्ट पे बाई कर सकते हैं। वैसे तो रिस्की है फाइनेंशियल का, तो आपको
दूसरे लेवल का वेट करना चाहिए, जो 41 के आसपास जो लेवल है ना वहाँ तक का वेट करना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मिस कर जाएंगे ये लेवल, फिर वापस नहीं आएगा ये लेवल, तो एक छोटा क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं। वैसा ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक तो हो सकता है, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे लेवल टेस्ट किया है, तीसरी बार टेस्ट करके ऊपर यहाँ पे बनाया है, तो थोड़ा यहाँ पे कुछ मामला हो रहा है, इसके चलते ही ये बदलाव आया है। नहीं तो अब देखिए 2 जनवरी में, उसके बाद से फरवरी में, उसके बाद ये वापस आया है जून में, तो यहाँ कुछ तो इंटरेस्ट यहाँ चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी थोड़ा सा बाई कर सकते हैं, बाकी आप वेट कर सकते हैं 41 के आसपास जाने का, वहाँ पे कर सकते हैं। तो यही था एक छोटा बॉलिंजर बैंड को आप संग में लगा के वहाँ पे भी एवरेज प्राइस पे एसएमए के सपोर्ट पे बाई ले सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड वाला अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एक अलग से वीडियो है सेटअप वाला, उसको जाके देखिए। पूरा प्लेलिस्ट है सेटअप का, उसमें बॉलिंजर बैंड आरएसआई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वहाँ पे आप उसको सीख के अच्छा से लेवल लगा के आराम से एंट्री लीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी प्रॉब्लम लगा, कुछ भी गलत लगा, कुछ भी सजेशन है, आप कमेंट में बताइए उसको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टॉक के एनालिसिस में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।